हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बारे में देखेंगे। तो ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट दो पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों, कैसे जो है जो किंग का जो रूल है उसे खत्म कर दिया गया और कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया। ये सारी चीजें जो है हमने पहले के जो दो पार्ट है उसमें हमने देखा था। अब ये जो पार्ट है इसमें हमको देखना है कि कैसे जो है जो मोनार्ची है, जो किंग का जो रूल है उसको खत्म कर दिया गया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू कराया जा रहा था फ्रांस में। तो उनके बारे में हमको देखना है। तो बहुत सारी चीजें जो है हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हमको देखना है पार्ट 3, फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic। मतलब फ्रांस में जो किंग का जो रूल है उसको खारिज कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया और वो एक रिपब्लिक बन गया है। रिपब्लिक जहाँ पे लोग अपना नेता खुद चूज करते हैं उसे रिपब्लिक कहा जाता है, जहाँ पे एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। तो उसके बारे में हमको देखना है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into a secret negotiation with King of Prussia। तो यहाँ पे जैसे सिचुएशन जो है फ्रांस में वो अभी भी क्या थी, टेंस्ड थी। मतलब वहां पे अभी भी मतलब एकदम शांति वाला माहौल नहीं था, वहां पे अभी भी थोड़ा सा कोलाहल मचा ही हुआ था। तो ये जो साल है, आगे आने वाले साल में इस तरीके का टेंस माहौल था ही। देखिए यहाँ पे लुइस 16 जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर लिया था, उन्होंने मान लिया कि भाई अब किंग का रूल नहीं होगा, मेरा रूल नहीं होगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करूंगा। लेकिन वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन मतलब एक वार्तालाप में वो जुटा हुआ था, किसके साथ में, समझौते के साथ, किंग ऑफ प्रुशिया के साथ। द रूलर्स ऑफ द अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वे वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन taking place there since the summer of 1789। तो यहाँ पे जो अदर रूलर्स भी जो थे, जो नेबरिंग कंट्री के रूलर्स थे, वो भी मतलब घबरा गए थे कि भाई फ्रांस में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, फ्रांस को रोकना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो अपनी सेना भेजना चाहते थे ताकि जो वहां पे घटनाएं हो रही है, ताकि जहाँ पे जो इवेंट्स हो रहा है वहां पे उसको वो खत्म कर सके। So before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। तो यहाँ पे ये सब चीज हो चुके, मतलब बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो अपनी सेना भेज सके, उससे पहले ही क्या हो गया, नेशनल असेंबली ने वोट किया अप्रैल 1972 में और डिक्लेयर कर दिया कि हाँ हम लड़ाई करेंगे प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged फ्रॉम द प्रोविंस टू जॉइन द आर्मी। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थे वो क्या है, थ्रॉन्ग्ड मतलब होता है इकट्ठा हो गए, ठीक है, इकट्ठा हो गए प्रोविंस में कि वो आर्मी को ज्वाइन कर सके। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। तो उनको ये लग रहा था ये जो हम प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध लड़ने वाले हैं वो सिर्फ ये ऐसी लड़ाई नहीं है, ये जो जितने भी वहाँ किंग्स है और जो बड़े बड़े औहदे में बैठे हुए लोग हैं, एरिस्टोक्रेसीज मतलब जो बड़े बड़े औहदों में बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ है, जो यूरोप में बहुत ज्यादा प्रचलित था उस समय। तो अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे सैंग वाज मार्सलेस composed by poet Roger de Lacy। It was sung for the first time by the volunteers from Marseilles as they marched into Paris, so got its name। The Marseilles इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये जो है एक गाना गाते हुए जा रहे थे, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे जिसे रॉजर्ट ने लिखा था। और ये पहले जो वॉलंटियर्स है फर्स्ट टाइम ने उन्होंने इस जगह, ये जो जगह है मार्सलिस, वहां से इसको बोलना चालू किया, इसे गाना चालू किया और तब वो मार्च करते हुए पेरिस में गए। तो इसलिए ये जो सॉन्ग है उसको मार्सलिस कहा जाता है और इसे नेशनल एंथम, जो फ्रांस का नेशनल एंथम है वो यही है, फ्रांस का नेशनल एंथम भी कहा जाता है। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स brought losses and economic difficulties to the people, while the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families। तो ये जो क्रांतिकारी
चेंजेस, जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए जिसके कारण ये लड़ाई वगैरह हो रही थी, इसके कारण जो है जो फ्रांस है उसको बहुत सारे लॉसेस भी झेलने पड़े, बहुत सारी इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में डिफिकल्टीज आई, क्योंकि जो मैन है वो तो बिजी थे भाई फाइट करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, जो फ्रंट है, फ्रंट मतलब जो युद्ध का मैदान है वहां पे वो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जो वुमेन्स है वो तो घर पे अकेली थी, उनको अब क्या है अर्निंग भी करनी है ना, लिविंग जीवन जीने के लिए अपने लिए अर्निंग भी करनी है और साथ ही साथ फैमिलीज को भी देखना है। तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वे आर कन्विंस्ड दैट revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer section of the society। तो बहुत सारे जो लार्ज सेक्शन मतलब बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उन्होंने वो इस चीज से कन्विंस थे कि ये रेवोल्यूशन लाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया है 1791 में, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अधिकार किसको दिया है? सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उनको ही अधिकार दिया गया है। So political clubs become an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own forms of action. The most successful of these clubs was that of Jacobins, which got its name from the former convent of सेंट जैकोब ऑफ इन पेरिस। तो यहाँ पे पॉलिटिकल क्लब्स उस समय जो है पॉलिटिकल क्लब जो है वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गए, क्योंकि वो एक अड्डा है ना, रैलिंग पॉइंट मतलब होता है अड्डा होता है, एक एक जगह होती है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और ये जो फॉर्म ऑफ क्या क्या उनको एक्शंस लेने हैं उनके बारे में डिस्कस किया करते थे। तो इसमें से सबसे सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबिन्स। जैकोबिन्स का नाम कैसे पड़ा? एक कन्वेंट है सेंट जैकोब करके पेरिस में, वहां से इसका नाम पड़ा। तो फॉर्मर कन्वेंट मतलब पहले कन्वेंट था। कन्वेंट का मतलब होता है एक चर्च के आसपास का एरिया, चर्च के पास का एरिया जहाँ पे प्रीस्ट वगैरह लोग रहते हैं, उसे कन्वेंट कहा जाता है। So women too who had been active throughout this period formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demands. तो वुमेन जो है उन्होंने भी अपने अलग अलग क्लब्स बनाए, उन्होंने भी डिस्कशन किया, वो भी चाहते थे कि वो जो प्रगति हो रही है उसके साथ अपना भी हिस्सा दे। तो इसलिए वो भी बढ़ चढ़ के आई। और सेक्शन 4 इसके बाद वाला जो सेक्शन है उसमें हम जो वुमेन्स है उनकी कंडीशन के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पिक्चर देखिए, ये ड्रेस है, ठीक है, ये स्ट्राइप पैंट्स पहने हुए हैं और लेडीज का ड्रेस है, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है? सांस क्लोटूस क्लब कपल। So the members of the Jacobin Club belong mainly to the less prosperous section of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wages. तो ये जो members हुआ करते थे जैकोबिन क्लब के, ये मेनली जो है गरीब लोग हुआ करते थे, है ना। लेस प्रॉस्परस सेक्शन मतलब जो बहुत ज्यादा रिच भी नहीं है, बहुत ज्यादा एकदम पुअर भी नहीं, एकदम गरीब भी नहीं है, मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास से कहा जाता है वो जो। तो इसमें क्या है, कौन कौन इंक्लूड होते हैं? छोटे मोटे दुकानदार जैसे, और आर्टिसंस मतलब आर्टिस्ट जो जूते वगैरह बनाते हैं, पेस्ट्री वगैरह बनाने का काम करते हैं, घड़ियां बनाने का काम करते हैं, प्रिंटर्स का काम करते हैं, जो किसी के यहाँ सर्वेंट्स का काम करते हैं, और डेली वेज वर्कर्स मतलब एकदम निम्न लोगों के भी इसमें इंक्लूडेड थे। तो देयर लीडर्स वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो इनके जो लीडर का क्या नाम था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो ये लास्ट सेक्शन ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोस worn by dock workers. This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially nobles who wore knee breeches. तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो सेक्शन था जैकोबिन्स का, उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक लार्ज ग्रुप जो था उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब एकदम तामझाम वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, वो एकदम सिंपल कपड़े पहनेंगे, ऐसे कपड़े जिसमें देखिए इस तरीके की जो स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स है उस तरीके के कपड़े पहनेंगे और पूरा नीचे तक नीचे तक पूरा पैंट होगा। तो इस तरीके का जो पैंट्स है वो कौन पहना करता था? डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स वो होते हैं जो बंदरगाह में काम करते हैं, जहाँ पे शिप्स आती जाती है उसे बंदर कहा जाता है। जो डॉक वर्कर्स हैं वो इस तरीके के उस समय फ्रांस में इस तरीके के ड्रेसेस पहना करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अलग दर्शाना चाहते थे। जो रिच सेक्शन था, ठीक है, रिच सेक्शन था सोसाइटी का, उससे अपने आप को अलग दर्शाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना ड्रेसअप भी अलग करना स्टार्ट कर दिया।
सो वो लोग क्या है अपने आप को अलग रखना चाहते थे। जो नोबल्स है, हाई क्लास सोसाइटी जो फैशनेबल कपड़े पहनती थी, जो वियर करती थी नी ब्रीचेस, तो उस समय जो है जो रिच पीपल है, एफ्लुएंट पीपल है, वो नी ब्रीचेस पहना करते थे। तो नी ब्रीचेस क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके की जो ड्रेसेस है, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए नीचे कुछ जो शूज है उसके नीचे कुछ पहना, जो उसके ऊपर उन्होंने कुछ पहना हुआ, इसे नी ब्रीचेस कहा जाता है। तो ये पैंट पहनते हैं, पैंट के ऊपर ये पहनते हैं। तो इस तरीके के ड्रेसेस जो है उस समय फ्रांस में जो नोबल्स लोग हैं और जो रिच पीपल है वो लोग पहना करते थे। सो इट तो आगे देखेंगे। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of knee breeches। और ये इसलिए कर रहे थे ताकि वो बता सके, जता सके कि ये जो रईस लोग रहे हैं, नोबल्स रहे हैं, जो हमेशा दबदबा बना के रखे हैं, उनको वो खत्म करना चाहते हैं। So these Jacobins came to be known as sans Clutus, literally means those without knee breeches। तो ये जो Jacobins है, क्या कहा जाता था? sans Clutus। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है? दोस्त विदाउट नी ब्रीचेस, जैसे कि हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो सैन क्लूटूस men wore in addition the red cap that symbolizes liberty। Women however were not allowed to do so। तो ये जो लोग हैं, ये जो जैकबिन्स हैं, ये साथ साथ रेड कैप भी पहना करते थे, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाला सेक्शन है उसमें डिस्कस किया था कि रेड कैप है वो क्या सिंबलाइज करता है? लिबर्टी को। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख लेंगे, ये पेंटिंग है, ठीक है, जहाँ पे एक वुमेन है, ठीक है, वो कुछ पकड़ी हुई है और साथ ही साथ एक ये रेड कैप वाला जो है इसे भी पकड़ा हुआ है। तो ये पेंटिंग जो है ये नैनी वेलियन लिबर्टी, ठीक है, ये एक लेडी है, ठीक है, इसने ये पेंटिंग की है। तो दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग्स बाय वुमेन आर्टिस्ट। द रेवोल्यूशनरी इवेंट मेड इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन विद देमसेल्फ train with established painters to exhibit their works in the salon, which was an exhibition held every 2 years। The painting is a female allegory of liberty, that is the female form symbolizes the idea of freedom। तो यहाँ पे इन्होंने कैप पकड़ा हुआ है, तो ये सिंबलाइज कर रही है कि हाँ बस अब फ्रीडम मिलने ही वाला है, फ्रीडम को सिंबलाइज कर रही है। So in the summer of 1792, the Jacobins planned an insurrection of a large number of Parsis who were angered by the short supplies and high prices of the food। On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, masked the king guards, and held the king himself as a hostage for several hours। तो अब समर का जो टाइम है 1792 में क्या हुआ? तो जैकबिन्स उन्होंने प्लान किया कि वो क्या है, हमला करेंगे, बगावत करेंगे, ठीक है। इंसरेक्शन मतलब बगावत करना, ठीक है। बगावत किसके खिलाफ करने वाले? जो बहुत सारे जो पार्सियंस थे, ठीक है, जो बहुत मतलब गुस्सा थे कि मतलब जो फूड सप्लाईज है वो बहुत ही कम हो गई थी और प्राइसेस भी क्या हो गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो मॉर्निंग 10 अगस्त में उन्होंने क्या किया, जो पैलेस है वहां पर हमला कर दिया, ठीक है, और जो किंग के गार्ड्स है उनको खत्म कर दिया और जो किंग है उसको बंदी बना के रखा बहुत समय तक। तो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शंस वेयर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन। Men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। तो अब ये सब इस घटना के बाद, ये जो हुआ, इस घटना के बाद जो असेंबली है वहां पे चेंजेस हुए। तो जो असेंबली है उन्होंने जो रॉयल फैमिली है उसको इम्प्रिजन कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया, और इलेक्शन जो है वो फिर से हुए। और अब जो है इलेक्शन जो हुए उसमें जो है जितने भी मैन है 21 ईयर्स के, चाहे वो रिच हो पुअर हो, उनको राइट दिया गया वोट करने के लिए। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन on the 21 September 1792। It abolished the monarchy and declared France as republic। तो अब जो ये न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी उसे क्या कहा जा रहा था? कन्वेंशन कहा जा रहा था। और 21 सितंबर 1972 को जो मोनार्ची है उसको फ्रांस में पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच द पीपल elect the government including the head of the गवर्नमेंट। तो रिपब्लिक के बारे में हम जानते हैं, हम सिविक्स में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में से पढ़ते आ रहे हैं। जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? जहाँ पे पीपल जो है, लोग जो है, जनता जो है अपना जो नेता है खुद चूज करती है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्ची। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम ऑफ द अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन
एंड हाउ दे बिकेम सो। तो आपको ये देखना, ये जो मोनार्ची है ये हेरिडिटरी नहीं थी। और अब यहाँ पे एक टास्क दिया गया है, आपको क्या है फाइंड आउट करना है कि कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो द लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेसन। तो धोखाधड़ी है ना, अपनी कंट्री से धोखाधड़ी के मामले में जो लुइस 16 है उसको क्या सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डी ला कॉनकोर्ड। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। अब ये जो दोनों है, जो क्वीन है और राजा है, उन्हें क्या है, सजा दे दी गई। द रेन ऑफ टेरर। तो अब हमको देखना है कि ये जो आतंक का माहौल है वो खत्म हुआ कि नहीं। तो पीरियड फ्रॉम 1793 टू 94 90। तो यहाँ पे ये जो डेट है 21 सितंबर 1972 में फ्रांस को क्या है, आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जो माहौल है वो बिल्कुल गर्म था उस समय 1793 से 94 तक। तो पीरियड ऑफ 1793 टू 94 इज रिफर्ड टू एज रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो जो ये रॉबेस्पियर था, जो उनका नेता था, वो क्या है, एक अलग ही पॉलिसी लेके आया था जिसमें वो मतलब पूरा कंट्रोल अपने अधीन रखा था और मनमाने जो है पनिशमेंट भी दिया करता था। ऑल दोस whom he saw as big enemies of republic, ex-nobles, clergy, members of other political party, even the members of his own party who do not agree with his methods were arrested, imprisoned, and then tired by a revolutionary tribunal। तो यहाँ पे ये जो रॉबर्ट्सपायर है ये क्या कर रहा था, अपने अंदर पूरा कंट्रोल, जैसे कि पहले किंग किया करता था वैसे रॉबर्ट्सपायर करने लग गया। वो क्या करता था, अपने, ठीक है, अपना जो भी उनके एनिमीज है, वो जो भी दुश्मन है, चाहे वो नोबल्स हो गया, क्लर्जी हो गया, या फिर उसके खुद के मेंबर्स, जो उसके खुद के पार्टी के मेंबर जो हमेशा उसका साथ देते आए, अगर उसकी बात को नहीं मानते थे तो वो उनको अरेस्ट करवा देता था, उसको जेल में डलवा देता था और साथ ही साथ फांसी की भी सजा दे दिया करता था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेर ग्लूटेंट। तो अगर उनको कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में जो ट्रायल हुआ करता था, अगर उनको वहां पे गिल्टी फाइंड किया गया, दोषी फाइंड किया गया, तो उन्हें क्या किया जाता था, ग्लूटीन। तो ग्लूटीन का मतलब होता है, द ग्लूटीन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड। इट वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटेन हु इन्वेंटेड इट। तो ये भी एक डिवाइस है जिसे डॉक्टर ग्लूटेन ने इन्वेंट किया। और ये एक डिवाइस था जिसमें दो पोल्स हुआ करते थे और एक ब्लेड होता था जिससे जो पर्सन का जो सर है उसको काट दिया जाता था। हम यहाँ पे सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि कितना दर्दनाक हुआ करता था ये जो पनिशमेंट। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये इस तरीके का डिवाइस हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या करना है, जो सजा देना है उसको लिटा दिया जाता था और यहाँ पे एक ब्लेड है जिसे ये आदमी लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये ब्लेड को गिरा दिया जाएगा, इस आदमी का जो सिर है वो कट जाएगा। ठीक है, कितनी दर्दनाक मतलब सजा उस समय मिलती रही होगी, आप समझ सकते हैं। तो रॉबर्ट्सपायर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वेयर rationed, peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at the prices fixed by the government। तो बहुत सारे चेंजेस जो है रॉबर्ट्सपायर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लेके आया। उन्होंने मतलब एक सीलिंग, मतलब मैक्सिमम सीलिंग, मतलब एक फिक्स्ड प्राइस रख दिया। जो भी वेजेस है और प्राइसेस होगा, मीट और ब्रेड के प्राइसेस भी एकदम फिक्स थे, उसी प्राइसेस में उनको बेचना है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और जो पीसर्स है, जो किसान है, उनको फोर्स किया जाता था कि वो जो अपने जो ग्रेन्स है उसको ट्रांसपोर्ट करें सिटीज में और फिक्स प्राइस पे बेचे जो गवर्नमेंट ने उन्हें बोल के रखा है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। ऑल द citizens were required to eat the plain डिगलेट इक्वालिटी ब्रेड अ लोफ मेड फ्रॉम होल ब्रेड। तो ये जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर है उसको बंद कर दिया गया और सारे जो सिटीजन्स हैं उनको एक ही तरीके का ब्रेड जो कि होल व्हीट से बनाया जाता था उसको यूज करना था। द इक्वालिटी वाज सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीचेस एंड एड्रेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल Monsignor and Madame of all French men and women were handpost। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लेके आए, मतलब सारे सिटीजन्स को इक्वल दिखाने के लिए उन्होंने खाने पीने में भी ऐसी पाबंदी लगाई कि जो व्हाइट फ्लोर हुआ करता था उस समय, जो
जो महंगा बिकता था उसमें रोक लगा दी, और उसके बदले जो जो लोफ लोफ मतलब ब्रेड है ना, जो लोफ मतलब ब्रेड जो होल व्हीट से बनाया जा रहा है उसको खाने के लिए बाध्य कर दिया था सारे लोगों पे। तो ये जो इक्वलिटी है ना, ये हर फॉर्म में प्रैक्टिस करनी थी, चाहे आप बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं किसी को, तो भी एड्रेस करना मतलब जैसे कि हम किसी को सर मैडम बोलते हैं, उसमें तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म था सर और मैडम बोलने का, जो फ्रेंच वुमेन और मैन और वुमन को बोला जाता था, उसको हटा के बोला जाता था सिटियोन एंड सिटियोनी। मतलब ये पुरुष के लिए, ये मतलब ये जेंट्स के लिए यूज करना है और ये लेडीज के लिए यूज करना है। ठीक है, सर और मैडम को हटा दिया गया। तो चर्चेस वे शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज। और चर्चेस जो है उनको बंद कर दिया गया, और चर्चेस को क्या बना दिया गया, या तो फिर बैरक्स या फिर ऑफिसेज बना दिया गया। The Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. Finally, he was convicted by the courts in July 1794, arrested on the next day, sent to ग्लूटोइन। तो यहाँ पे रॉबर्ट्सफायर भी है, उसको भी मतलब दोषी ठहराया दिया गया, क्योंकि वो अपने जो बातें हैं उसको इतनी बुरी तरीके से मनवा रहा था, बुरी तरीके से अपने जो चीजें हैं, अपनी जो सोच है उसको लोगों पे थोपे जा रहा था, अपने तरीके से सब चीज चलाना चाह रहा था। तो भाई मतलब क्या हुआ रिपब्लिक होने का। तो यहाँ पे फाइनली जो है उसको दोषी ठहराया गया कोर्ट में 1794 में, और उसको नेक्स्ट डे ही जो मैंने डिवाइस दिखाया उसमें क्या कर दिया गया, ग्लोटिंग कर दिया गया, मतलब उसको उसका सिर जो है अलग से काट दिया गया। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेक्शन है, इसमें थोड़ा सा आगे हमको और देखना है। ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं, ये मतलब देखिए यहाँ पे हाई क्लास वाले, उसके बाद नीचे और अदर क्लास, इस तरीके से जो है सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करती थी उस समय में। तो द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was staging of festivals like this one. तो ये एक फेस्टिवल की तरह, त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। Symbols from civilization of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of the hallowed history. The pavilion of the raised platform in the middle, carried by classical columns, was made of perishable material that could be dismantled. Describe the group of people, their clothes, their roles and actions, and what impression of revolutionary festival does this इमेज कन्वे। तो ये इमेज है, यहाँ पे देखिए अलग अलग जो प्रांत के लोग हैं, मतलब सॉरी प्रांत नहीं, अलग अलग जो लोग हैं उनके ड्रेसेस अलग है, उनका सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। तो इससे आप क्या सिंबलाइज करना चाहते हैं, क्या आप इसको सोच पा रहे हैं। तो आपको देखना है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। The fall of Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize power. A new constitution was introduced, which was denied the vote to प्रॉपर्टाइट सोसाइटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो जैकोबिन गवर्नमेंट है, इसके खत्म होने के बाद जो वेल्दी जो रिच सोसाइटी है फिर से ताकत में आ गई। उन्होंने जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया और डिनाई कर दिया, मतलब जो वीकर सेक्शन थे, जो जिनको वोट देने के लिए वोटिंग राइट्स मिले थे, उसको खारिज कर दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 elected legislative council. This state then appointed a director and executive made of 5 members. तो यहाँ पे एक 2 है ना, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, उसमें एक डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, एक डायरेक्टरी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव बनाए गए 5 मेंबर्स का। तो दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। तो ये इसलिए करा गया है कि एक ही आदमी के पास पावर नहीं रहना चाहिए, एक ही मैन जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे कितने एग्जीक्यूटिव बनाए गए, 5 executive बनाए गए। तो however the directors often clash with the legislative council, who then sought to dismiss them. The political instability of the director paved the way for the rise of military dictator नेपोलियन बोनापार्टे। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टर है और जो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, हमेशा इनके बीच में मतभेद हुआ करता था, तो इसलिए जो है इसको भी डिसमिस कर दिया गया। और उसके बाद जो है एक नया, उसके बाद जो है मिलिट्री डिक्टेटर, ठीक है, वो उभर के आया, जैसे क्या कहा जा रहा है, नेपोलियन बोनापार्टे। Through all these changes in the former government, the ideas of freedom, of equality before law, of paternity remain inspiring ideas that motivated
पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। तो ये जो चेंजेस आए गवर्नमेंट में, इससे लोगों को एक आइडिया मिला कि हाँ, हमको फ्रीडम कैसे रहना है, फ्रीडम के साथ कैसे रहना है, इक्वल है ना, लॉ के सामने इक्वल कैसे रहना है, भाईचारा की भावना से, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना जो है उसको कैसे अपने अंदर लेके आना है। तो ये चीजें जो है यूरोप और फ्रांस और यूरोप के जो लोग हैं वो समझते रहे। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रांस को कैसे जो है अ, आज़ादी मिली, वो एक ऐसा मोनार्ची से एक रिपब्लिक नेशन बना। तो ये जो चीज़ें हैं वो इंडिया को भी इंस्पायर किया, इंडिया को भी, इसलिए ये जो चीज़ें हो रही थी अदर कंट्रीज में, इंडियन लोगों को भी ये चीज़ें इंस्पायर की, और आखिरकार उन्होंने भी जो ब्रिटिशर्स है उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने क्लास 8 में भी देखा था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। जो एल्सवेयर वाला पार्ट हुआ करता था उसमें छोटा बहुत इंट्रोडक्शन कहीं कहीं पे दिया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो बहुत सारी चीजें हमने देखा इसमें कि कैसे जो है मतलब चेंजेस कैसे आए हैं सो हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी मतलब सिर्फ इंडियन की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में कैसे सोसाइटी में चेंजेस आया है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानना है। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है और अच्छे से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।